All right, so I gave you this assignment yesterday. The question in reality बहुत simple है. If the ratio of diameters, length and Young's modulus of steel and brass wire, तो diameter of steel to that of brass, मतलब radius of steel wire to that of brass wire is small r. लेंथ का रेशियो बोला है आपको, लेंथ ऑफ स्टील टू ब्रास वायर इज p, q है, सॉरी, दिस इज q एंड दिस इज p, ऐसा बोला है. एंड यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो आपको दिया है स्टील टू दैट ऑफ ब्रास एज r respectively. Then the corresponding ratio of increase in the length will be. So you are supposed to find out what is delta L steel to that of delta L brass. ये find करना था आपको. This is nothing. If you remember, अगर आपको यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद होगा तो दिस इज नथिंग, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला से ही आता है. एंड इफ यू नो व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, क्या था यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला? y इज इक्वल टू, यस, y इज इक्वल टू stress upon strain, yes, but I want you to tell me the final formula. Force capital L A delta L, right? Okay, then y is equal to force mg होता है, but मास का कंसर्न हमारे पास नहीं है यहाँ पे कुछ. We don't need mg, pi r square delta L, right? तो they are asking us to find out delta L, मतलब डेल्टा L का रेशियो निकालना है, तो दैट इज y pi r square अपॉन एफ एल, राइट. इसका मतलब डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू y r square बाय L. इसका मतलब डेल्टा L of steel to that of delta L of brass, that will be y steel by y brass, रेडियस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ ब्रास का स्क्वायर्ड, उसके बाद लेंथ ऑफ ब्रास टू दैट ऑफ लेंथ ऑफ स्टील, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ. तो इजी है, y स्टील बाय y ब्रास इज r, ओके, इज r, है ना. देन आर एस बाय आर बी इज p, तो p स्क्वायर आ गया. एल बी बाय एल एस, एल बी बाय एल एस q, राइट. करेक्ट? इनकरेक्ट. वाई इनकरेक्ट? नहीं, इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने लोड देखा ही नहीं. लोड देखना पड़ेगा ना. मास फोर्स आप कैसे कांस्टेंट कर सकते हो? दैट इज व्हाई आई गेव यू दिस एन असाइनमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू मेस अप हियर. तो फोर्स ऑन स्टील वायर, मतलब इस पॉइंट पे मैं फोर्स देखता हूं, तो टोटल 2m प्लस 3m मतलब 5mg फोर्स है. तो फोर्स ऑन स्टील वायर इज 5mg, whereas force on brass wire is just 3mg. तो यहाँ पे होती है गलती. तो जब आप रेशो लोगे तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू वाई आर स्क्वायर एफ एल, ऐसा आएगा वो. करेक्ट? क्लियर है यहाँ तक? देयर शुड नॉट बी एनी doubt here. It is very very clear thing. Okay, right? So then when you take ratio delta L S by delta LB is equal to YS by YB, RS by RB का square, force on brass to that of force of steel क्योंकि inversely proportional है. And lastly, just a minute, and lastly लेंथ को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ ऑफ बी टू दैट ऑफ लेंथ ऑफ एस. तो वाई एस बाय वाई बी इज आर. अभी भी आंसर इनकरेक्ट जाएगा, क्यों देखते हैं. व्हाट इज आर एस अपॉन आर बी? पी, पी स्क्वायर.
बराबर. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, FB by FS, फोर्स ऑन ब्रास वायर इज 3 mg और ये है 5 mg. LB by LS Q है ना, LB by LS 1 by Q है, 1 by Q है ना पक्का, सो 1 by Q है, राइट. कैंसल कैंसल, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3/5 RP² by Q, राइट. मतलब हमें जो आंसर एक्सपेक्टेड है उसका रेसिप्रोकल आया है. रेशियो ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर्स, है ना, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है. करस्पॉन्डिंग रेशियो इन इंक्रीज इन लेंथ वुड बी, तो यू कैन एक्चुअली, यू नीड टू थिंक, फॉर्मूला एक एक अच्छे से आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गलती होती है एंड वी डोंट वांट. ओके, तो यंग मॉड्यूलस करेक्ट है क्या? यस, यंग मॉड्यूलस करेक्ट है. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इज डेल्टा L by L, मतलब ये करेक्ट है, राइट. मतलब ये भी करेक्ट है, मतलब डेल्टा L मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या लिखा है मैंने, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा है. डेल्टा L क्या होगा, FL अपॉन πr²y. तो व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन यू नीड टू पे अटेंशन. तुम अगर ऐसा ध्यान दोगे तो ठीक, नहीं तो फिर गए मार्क्स गए आपके. तो व्हाट यू नीड टू नो इज, ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, दैट्स इट. ओके, सो टू मेक अ करेक्शन आई विल जस्ट मेक अ करेक्शन ओवर हियर, 1 by delta L, राइट. अभी ऐसा कर दिया अगर आपने तो फिर सारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ देयर इज नो इश्यूज, नो इशू एट ऑल. तो हो गया सॉल्व. सो डेल्टा L इज इक्वल टू FL upon YR². Now delta LS upon delta LB will be FS by FB, LS by LB, YB by YS and RB by RS का स्क्वायर. अब सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो 5Q by 3P² R आएगा. सिर्फ फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A metallic cylinder of length L is subjected to a uniform compressive force F. This is length L, let us say. The material of the cylinder has Young's modulus Y and Poisson's ratio rho. The change in the volume of the cylinder will be. How do you find out change in the volume of the cylinder? कैसे करोगे? कंप्रेसिव फोर्स है, ऊपर से फोर्स है. चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब क्या फाइंड करना है, डेल्टा V, करेक्ट. ऑप्शंस देखोगे अगर, सिग्मा इन टर्म्स ऑफ पॉइसन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस, फोर्स और लेंथ, मतलब मुझे सिग्मा मतलब डेल्टा R बाय R अपॉन डेल्टा L बाय L लाना पड़ेगा इक्वेशन में, करेक्ट. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट क्योंकि हमने इसका हाफ पार्ट कल सॉल्व किया है. पहला ही क्वेश्चन था हमारा, आपको याद होगा, पहले क्वेश्चन में लिखा था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई R² L. बाय द वे ये क्रॉस सेक्शनल, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है इट इज सर्कुलर क्योंकि सिलेंडर है तो रेडियस R आता है वो, एनीवेज, राइट. डू यू रिमेंबर कल हमने एक फॉर्मूला लिया था डेल्टा V का, याद है क्या? डेरिवेटिव लिया था, बताओ क्या था डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या था इसका? पाई को हार रखा क्योंकि जब मैं कंप्रेस कर रहा हूँ लेंथ चेंज होगा, रेडियस भी चेंज होगा, ओनली पाई इज कांस्टेंट. तो while taking derivative you need to be little careful. तो derivative of R² L, फिर हमने बोला था U into V फॉर्म लगाओ, पाई as it is
r square as it is derivative of length plus L as it is derivative of r square is 2r delta r, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, मैं डेल्टा v को v से डिवाइड कर देता हूं। v डेल्टा v क्या आया, पाई आर स्क्वायर डेल्टा l प्लस 2lr डेल्टा r, टू एल आर डेल्टा आर, ओके, अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। पाई पाई तो पहले ही गया यहां से, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, जब मैं फर्स्ट टर्म को सेपरेट करूंगा तो सिर्फ बचेगा, व्हाट विल बी रिमेनिंग हियर, क्या बचेगा पहले टर्म में, सेपरेट करो ना, आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर एल, तो आर स्क्वायर कैंसल, मतलब सिर्फ डेल्टा एल बाय एल बचने वाला है। तो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन डेल्टा एल बाय एल हियर प्लस सेकेंड टर्म 2lr डेल्टा r अपॉन आर स्क्वायर एल, एल एल गया, आर आर गया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r। Why we are doing this is because we want to bring in Poisson's ratio into this equation somehow। मुझे डेल्टा v चाहिए, तो मुझे कुछ भी करके I have to bring in Poisson's ratio, क्योंकि ऑप्शन में in terms of Poisson's ratio है। What is Poisson's ratio? Exactly delta r by r upon delta l by l with a negative sign। क्यों नेगेटिव साइन, मैं सिलेंडर को कंप्रेस कर रहा हूँ, लेंथ कम हो रहा है तो रेडियस बढ़ेगा। मैंने इसलिए बोला था पॉइसन्स रेशियो नेगेटिव ही आता है। हम इफ यू रिमेंबर कल के क्वेश्चन में भी ऑप्शन में 0.5 था, हमारे आंसर में -0.5 आया था और मैंने उसको रिटेन किया था। इफ यू वांट आई कैन जस्ट शो यू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जैक्टली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये -1/2 आया था अपना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि माइनस क्यों आएगा। ये इसलिए आया था और इसलिए आता है क्योंकि अगर मैं एक वायर को स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन रेडियस कम हो रहा है, तो नेगेटिव रेडियस में आ गया। मैं कंप्रेस कर रहा हूँ अगर, तो लेंथ कम हो रहा है फिर भी नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा आर और डेल्टा एल, वन ऑफ दिस विल ऑलवेज बी डिक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा। ओके, तो नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव यहाँ पे लिखना जरूरी है। अगर नहीं डालोगे तो यू विल बी एंडिंग अप विद अ मेस। तो अब what I can get from here is, मुझे मिल गया डेल्टा r by r is minus sigma delta l by l। तो what we can do is, हम लोग इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 what you can write is delta v by v is equal to delta l by l minus 2 times of delta r by r is 2 sigma delta l by l, right। इसका मतलब क्वेश्चन इज मोर और लेस सॉल्व हियर। दिख गया, ऑप्शन नंबर डी है। बाकी सॉल्व करो मत करो बट डी आएगा। क्यों डी आएगा, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू डेल्टा l बाई l कॉमन 1 माइनस 2 सिग्मा आने वाला है ऑप्शन में। तो आई जस्ट लुक देयर, हाँ 1 माइनस 2 सिग्मा आ गया, करेक्ट। देन डेल्टा v बाई v इज एरिया इनटू लेंथ, है ना, इक्वल टू delta L by L 1 minus 2 sigma, cancel and cancel, delta V is equal to A delta L 1 minus 2 sigma, but if you remember Young's modulus Y, it was F L A delta
L. तो A delta L will be FL by Y. तो change in volume will be FL by Y 1 minus 2 sigma. है क्या? Right? So what we did here is initially जबरदस्ती हमको सिग्मा लाना पड़ा. तो सिग्मा कैसे लाए? हमने पहले वॉल्यूम का डेरिवेटिव ले लिया, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम देखा, क्योंकि डेल्टा वी लेने के बाद मैंने उसको v से डिवाइड कर दिया. इफ यू रिमेंबर, delta v by v is called as relative change or fractional change. So we saw what is fractional change. Then we know definition of sigma. हमने delta r by r की जगह माइनस sigma delta l by l लिखा है, सब्स्टिट्यूट किया है, इसको सॉल्व किया है. राइट, गुड. Identical springs of steel and copper with Young's modulus of steel greater than Young's modulus of copper are equally stretched. मतलब delta L is of steel and copper are equal, so this becomes constant. Less work is done on copper spring, less work is done on steel spring, equal work is done on both the spring. Data is incomplete. What is work done, by the way? Half, वो per unit volume है. That is work done per unit volume. Half load into extension, half F into delta L. Correct. Then what we can say from here is delta L is constant, क्योंकि बोला ही है, 2 constant बोला है, तो work done is proportional to the applied force. Right, बोल सकते हैं ऐसा. But you just saw what is applied, I mean what is delta L, by the way, या फिर if you want you have to relate. क्या दिया हुआ है हमको? यंग्स मॉडुलस. हाँ, तो फोर्स को यंग्स मॉडुलस से रिलेट करना पड़ेगा. तो या तो आप इसके बाद करो या फिर आप यहीं पे कर सकते हो. यू कैन से ओके, वर्क डन इज हाफ. व्हाट इज फोर्स इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस? व्हाट इज फोर्स इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस? वाई here yes, y a delta L by L. तो y a delta L by L into delta L. बराबर, गुड. राइट, तो हाफ 2 कांस्टेंट है, डेल्टा एल कांस्टेंट है, आइडेंटिकल बोला है तो एरिया भी कांस्टेंट होगा, ओरिजिनल लेंथ भी कांस्टेंट होगा. आइडेंटिकल मतलब वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस. तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा, वर्क इज डन मोर ऑन दैट वायर. मतलब मोर वर्क इज डन ऑन विच वायर? स्टील. मतलब लेस वर्क इज डन ऑन कॉपर वायर. करेक्ट, बराबर है ना? यस और नो? क्यों? यस, नो? डिड यू से यस? आंसर इज बी. व्हाई? व्हाई? यही तो गड़बड़ होती है. व्हाई? इन्होंने तो बी बोल के रखा है. तो टेल मी व्हाई. बी का मतलब होता है वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस. हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया. वेयर डिड वी गो रॉन्ग? चलो एक बार वापस देखते हैं. तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो वेयर यू कैन गो रॉन्ग. एक बार हम लोग देख लेते हैं. गिवन कंडीशन ये है, इक्वली स्ट्रेच्ड मतलब डेल्टा एल कांस्टेंट है दोनों केसेस में. आइडेंटिकल स्प्रिंग मतलब लेंथ कांस्टेंट होगा, ओरिजिनल आइडेंटिकल बोला है, तो एरिया भी कांस्टेंट होगा क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होगा, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट है. तो ये 3 चीजें कांस्टेंट है. वर्क डन
half load into extension. Right, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक. Then Young's modulus F L A delta L. Well, delta L is F L A Y. Correct? So work done is half load F L by A Y. F कांस्टेंट. इक्वली स्ट्रेच का क्या मतलब होता है? इक्वली स्ट्रेच कब होगा? हाँ, सेम फोर्स अप्लाई कर दिया तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय यंग्स मॉड्यूलस. राइट. हाँ, तो अब बताओ किस पे वर्क डन ज्यादा हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. किस पे कम हो बता दो. जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा उस पे वर्क डन कम होगा. कौन सा आएगा ऑप्शन? राइट. हाँ, तो ए ऑप्शन हमने जब लिखा था तो क्यों गलत था वो? बिकॉज वेयर यू शुड थिंक कि मैंने तब क्या किया, मैंने फोर्स के लिए सब्स्टिट्यूट किया था, है ना. करेक्ट. फोर्स के सब्स्टिट्यूट किया था. तो यू हैव टू थिंक कि जब हमको श्योरिटी से ये पता है कि डेल्टा एल कांस्टेंट है, ये पता है, लेकिन डेल्टा एल इज डिपेंडेंट ऑन अदर पैरामीटर्स विच मे नॉट बी कांस्टेंट. तो डायरेक्टली डेल्टा एल इक्वल टू कांस्टेंट बोल के सीधा वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस नहीं चलेगा. तो अगर डेल्टा एल पता है कांस्टेंट है तो you can actually rewrite in terms of delta L and then you can have. Why we cannot substitute Young's modulus for force? Of course you can. देखो, the thing is पहले ऑप्शन में कहाँ गलती हुई? That is what you have to understand. There are two ways of writing after this step. Half load into extension. पहला ये, right? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. तो आप लोड की जगह पे लिख सकते हो ए वाई डेल्टा एल बाय एल, राइट, इनटू डेल्टा एल. ऐसा लिख सकते हो. यू कैन राइट, डेफिनेटली यू कैन राइट. ओके, फिर यहाँ पे क्या आ गया? बट व्हाई आई कैनॉट यूज दिस इज, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. क्वेश्चन क्या बोला है? क्लियर कट बोला है इक्वली स्ट्रेच्ड. मतलब चेंज इन लेंथ इज कांस्टेंट, राइट. मतलब मुझे ये तो पता है डेल्टा एल कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा एल किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? एफ एल बाई ए वाई. हाँ, तो लेकिन इसमें y डिपेंडेंस जिसका श्योरिटी पता है तुम्हें, यू नो बाय श्योरिटी बोला, ये इक्वली स्ट्रेच बोला होता. अगर ऐसा बोला होता आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्टील एंड कॉपर आर इक्वली लोडेड, हाँ, तो फिर मैं फोर्स के लिए सब्स्टिट्यूट करता. क्योंकि मुझे ये चेक करना है ना, फोर्स तो कांस्टेंट है लेकिन फोर्स किसी और पैरामीटर पर डिपेंड करता है कि नहीं. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल while solving such questions. Actually, I would say this question should go under the category of data is incomplete. But अभी दिया है इन्होंने बुक्स में, तो I have to tell you the way it should be done. तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, if delta L is constant, ये clear cut बोला है, then check the dependence of delta L on other variable या फिर not constant parameters. Otherwise you will get a wrong answer. Did I make this clear to you now? नहीं होगा तो बताओ. I'll go again, repeat again. Okay. कुछ क्वेश्चंस है ऐसे इसमें which
may not be very clearly specified. A wire of length is missing L. Radius R is missing, is clamped at one end. So you have a wire of radius R and length L. Okay, radius इसका R है, length L है, it is clamped at one end. On stretching the other end of the wire with a force, so you are stretching the wire with a force F, the increase in its length is, मैं ऐसा करता हूँ, ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल L मान लेता हूँ, तो ये कैपिटल L है. इस वायर को स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ में इंक्रीज हुआ है वो स्मॉल l है, ऐसा मान लेते हैं. तो लेंथ L1 is L, radius R1 is R, change in length of first wire is L, right? If another wire of same material मतलब क्या कांस्टेंट होगा? Young's modulus कांस्टेंट होगा. वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. गुड. सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट होता है वैसे, बट वी डोंट वांट डेंसिटी हियर. बट ऑफ लेंथ 2l, तो सेकंड वायर का लेंथ जो है वो 2l है. रेडियस 2r है, प्रिंट नहीं हुआ है, 2r है रेडियस, राइट. एंड इट इज स्ट्रेच्ड विद अ फोर्स. तो पहले पे कितना फोर्स लगाया था आपने? F1 is F and F2 is 2F. Then the increase in its length will be same. क्यों सेम? बताता हूं मैं. यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? FL by A डेल्टा L, राइट. मतलब YA डेल्टा L इक्वल टू FL. क्या क्या कांस्टेंट है? Y कांस्टेंट है, सिर्फ Y कांस्टेंट है. आपको क्या पूछा है? चेंज इन लेंथ. तो मैं ऐसा करूंगा, I will write down a formula for change in length. First, I'll say delta L is equal to FL by AY. Y is constant, so delta L is proportional to FL by A. But A is proportional to R square. Correct? यहाँ तक क्लियर? गुड. तो डेल्टा L of फर्स्ट वायर टू दैट ऑफ सेकेंड वायर इज, उल्टा करता हूं क्योंकि मुझे सेकेंड वायर में ज्यादा इंटरेस्ट है. तो डेल्टा L1 सिंपल है, F2 by F1, L2 by L1, R1 by R2 का स्क्वायर. ये स्क्वायर की वजह से इक्वल आता है वो. देखो आप कैसे इक्वल आएगा, यू विल सी. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्क्वायर दैट यू गेट change in length as equal. F2 by F1, F2 by F1 is 2, 2F1F. L2 by L1 is again 2. R1 by R2, R1 is R, R2 is 2R. तो R1 by R2 is 1 by 2, उसका स्क्वायर. मतलब 4 और 4 कैंसिल हो गया, मतलब 1 आया. मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ 2 एंड चेंज इन लेंथ ऑफ 1, दे आर इक्वल, राइट. थोड़ा सा क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर की वजह से ये LR ये सब चीजें प्रिंट नहीं हुई है, तो मैंने डेटा लिख दिया यहाँ, राइट. तो इतना ही है कि पहले में जो जो पैरामीटर्स है सेकंड में सब डबल है, एक्सेप्ट फॉर चेंज इन लेंथ, वो फाइंड करना है. दैट्स इट. A wire stretches by an amount under a load. If the load and radius both are increased to 4 times, load is increased to 4 times and radius is also increased to 4 times. Right? A wire stretches by certain amount under a load. ठीक है? ठीक है. The stretch caused in the wire is, what will be delta L2? This is what they are asking you. If of course I'll take delta L1 as L, मान लो. What will be the stretch cost? Elongation कितना होगा? Again the formula of Young's modulus you will need. और a wire मतलब कितने वायर? 1. मतलब y क्या होगा? हाँ, राइट. वापस से वही सिनारियो है, वही डेल्टा एल का फॉर्मूला है, FL by AY. तो डेल्टा L इज इक्वल टू FL by AY. करेक्ट है ना? Y is FL by A delta L, तो डेल्टा L is FL by AY. करेक्ट. Elongation is proportional to FL by A. करेक्ट, राइट. a wire मतलब सेम वायर मतलब इनिशियल लेंथ भी
सेम। हाँ तो फिर एल भी कांस्टेंट है ना, समझा ना। तो अ और द का फर्क डिफरेंस पता होना चाहिए। द इज आर्टिकल विच इज यूज्ड फॉर, which may be used for plural, and a is an article for singular. So a wire मतलब initial length से होगा। Good. Then हो गया solve. So this is proportional to f by r square. So you will have delta L2 by delta L1 as f2 by f1 r1 by r2 का square, f2 by f1 is 4, r1 by r2 is 1 by 4 का स्क्वायर, तो 1 by 4 ही बचेगा। तो L डेल्टा L2 will be डेल्टा L1 by 4, तो ऑप्शन नंबर डी, राइट। गुड। टू व्हाट डेप्थ, मैंने कल भी बताया था 100% ये क्वेश्चन बल्क मॉड्यूलस या कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है। मैंने कल थ्योरी में बताया था कि जब हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, हमको उसका वॉल्यूम चेंज करना है, हमको वॉल्यूम चेंज करने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, करेक्ट। इंपॉर्टेंट ये था कि उस बॉक्स के ऊपर हर साइड से इक्वल प्रेशर लगना चाहिए, मतलब चेंज इन प्रेशर शुड बी इक्वल फ्रॉम ऑल साइड। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, वी हैव अ बॉक्स, दिस इज अ क्यूबिकल बॉक्स मान लो, राइट। हमको जब भी चेंज इन वॉल्यूम की बात होती है ना, तो इस साइड से, इस साइड से, यहाँ से, यहाँ से, पीछे से, आगे से, हर एक डायरेक्शन से सेम टाइम पे सेम प्रेशर चेंज करना होता है। कैन वी डू इट बाय आवर ओन हैंड्स, दो साइड से कर सकते हैं, राइट। इसलिए क्या किया जाता है, यू कैन पुट दिस बॉक्स इनटू सम फ्लूइड, because you know when a box or any object is inside fluid, there's a pressure which acts on that box due to the fluid column, and that is given by rho g h, right? Good. This is extra information है, क्योंकि आगे हम जाके सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। और एक मूवी था, इंडियन मूवी था, जिसमें एक नेवल वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी ज्यादा डेप्थ पे जाने के लिए वो मना करता है, मतलब कैप्टन से इसकी 2000 मीटर पे हम पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर डेप्थ पे पहुंचने वाले हैं, सबमरीन पनडुब्बी। 2000 मीटर पे क्या होता है, द प्रेशर इज सो हाई दैट क्रश हो जाएगा वो, राइट। इट्स समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, so to what depth the rubber ball be taken in deep sea so that its volume decreases by 0.1%? तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V by V is 0.1%, ऐसा बोला है। तो टू व्हाट डेप्थ यू कैन टेक दिस, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बल्क मॉड्यूलस दिया है आपको, डेंसिटी दिया है, जी की वैल्यू दिया है, क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस, माइनस एग्जैक्टली वी डीवी, ऐसा था नहीं, डेल्टा वी बाय वी, करेक्ट। भूल गए सब। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस वाज चेंज इन प्रेशर, राइट। इसके आगे एक चीज समझनी है आपको, to what depth must a rubber ball be taken in deep sea so as to volume, so the volume decreases by 1%, 0.1%, जो भी होगा। इससे पहले कहाँ था फिर, ऐसा बोला है कि इससे पहले एटमॉस्फेयर में था, या इससे पहले केरोसिन में रखा था, बोला है कुछ नहीं। मतलब जब डेल्टा भी करोगे ना आप, तो बोलोगे माइनस फाइनल माइनस इनिशियल प्रेशर, डेल्टा वी बाई वी तो 0.1% है, और इस 0.1 इन नंबर, परसेंट को नंबर में कैसे करोगे, 0.1/100 मतलब कितना, 10 पावर कितना, -3,
तो डेल्टा V by V is 10 power minus 3, करेक्ट। इनिशियल प्रेशर 0 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि पहले वो बॉक्स हमने एटमॉस्फेयर में रखा। अगर एटमॉस्फेयर में रखते तो पहले 1 atm मतलब 10 पावर 5 पास्कल का प्रेशर होता उसके ऊपर, 1.013 into 10 पावर 5, ऐसा नहीं बोला है। तो आप बोलोगे माइनस फाइनल प्रेशर अपॉन दिस वैल्यू। टू व्हाट डेप्थ, मैंने इसलिए बोला, वो एग्जांपल दिया टू व्हाट डेप्थ, और मैंने बोला h रो g, this is a pressure at a depth of h inside water on an object। h फाइंड करना है, बल्क मॉडल्स की वैल्यू दी है आपको, कितनी है 9 into 10 power 8, राइट, माइनस h फाइंड करेंगे, रो ऑफ वाटर इज 10 पावर 3 एंड g इज 10 एंड दिस इज 10 पावर माइनस 3। तो h इज इक्वल टू, सॉल्व करो, ये 10 पावर 4 10 पावर 8 मतलब 4 बचेगा और 3 ऐड होगा मतलब 7 हो जाएगा, बराबर ना, करेक्ट है, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, 90 मीटर आंसर है उसका। कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो, 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 4 गए 4 बचे, ये माइनस है ना, वहां जाके माइनस होगा ना, और तो 4 में से 3 गए तो कितने, एक ही बचा, और 9 तो था ही, तो 9 into 10 कितना होता है 90 मीटर, है क्या, ओके। तो यू शुड नो एवरी बेसिक थिंग। ये स्टैटिक फ्लूइड का केस था जहां पे फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा है टू अ डेप्थ h, द प्रेशर बाय द फ्लूइड कॉलम ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज h इंटू रो इंटू जी। इनिशियल प्रेशर हमको नहीं पता है, हम मान लेंगे कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कहीं नहीं था, सीधा हमने उसके अंदर ही डाल दिया पानी के अंदर, तो वैक्यूम में था, वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं एग्जर्ट करता है, तो यू कैन से दैट, राइट। अगर ऐसा बोला होता टू व्हाट डेप्थ मस्ट द रबर बॉल बी टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू डीप इनसाइड द सी, तो क्या करोगे, P1 क्या देखोगे, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अभी तो बताया मैंने 1 atm एंड दैट इज इन पास्कल, कितना आता है 5। A wire of length capital L, area of cross section capital A is stretched by a load. The elongation produced in the wire is L. If Y is the Young's modulus of material of the wire, then the force constant of wire is. What is force constant? What is spring constant? हाँ हाँ लेकिन यस के, लेकिन के क्या था, एफ बाई एक्स था क्या, माइनस, ठीक है, यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत है सिर्फ, बट यू आर राइट, मतलब फोर्स अपॉन इलोंगेशन इज स्प्रिंग कांस्टेंट, वेरी गुड। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, एफ एल ए डेल्टा एल, हाँ तो एफ मतलब फोर्स, डेल्टा एल मतलब इलोंगेशन, तो फोर्स अपॉन इलोंगेशन इज ए वाई बाई एल, तो फोर्स अपॉन इलोंगेशन को बोलते हो आप फोर्स कांस्टेंट, तो दिस इज फोर्स कांस्टेंट, की है क्या ए वाई बाई एल, ऑप्शन नंबर सी, राइट, गुड, यू वर राइट। तो सिंपल सिंपल चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स यू शुड नो, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब क्या कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, एंड लेंथ, लेंथ भी कांस्टेंट है, बट डायमीटर्स आर इन द रेशियो, मतलब d1 by d2 मतलब r1 by r2, रेडियस का रेशियो इज 1 by 2, और स्ट्रेच बाय द सेम लोड मतलब फोर्स भी कांस्टेंट कर दिए, यहाँ तो सभी कांस्टेंट है लगभग। द रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अभी बताओ, पर यूनिट वॉल्यूम, वेरी गुड, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो U by V याद रखना, U by V, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एक भी फॉर्मूला पता रह गया तो भी ठीक है, फिर ये आप हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y भी बना सकते हो,
या फिर y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर बिट बाई 2 भी कर सकते हो। तो जस्ट रिमेंबर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दैट इज सिंपलेस्ट टू रिमेंबर, तो वही याद रखा करो, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस, मैं इसको बोलता हूँ, एक काम करते हैं, इसको मैं u डैश बोल देता हूँ पर यूनिट वॉल्यूम को। तो रेशियो पूछा है इसका, तो रेशियो पूछा है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, लेकिन हमको उस फॉर्म में भी लाना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग इट इन दैट फॉर्म। मतलब बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज, एज यू सेड, u dash half stress into strain can be written as stress square by 2y, y कांस्टेंट है बोला ही है, तो u dash मतलब यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्क्वायर, ठीक। तो u dash टू 1/2, 1/2 ये रेशियो चाहिए। बाय द वे व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया स्क्वायर, फोर्स इज कांस्टेंट ना, फोर्स कांस्टेंट बोला है ना, बराबर, मतलब फोर्स अपॉन फोर्स गया क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो 1/एरिया, एरिया इज आर स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। तो इसका मतलब r⁴ अपॉन r⁴, करेक्ट, क्लियर। व्हाट इज r2/r1, 2 है ना, 2⁴ इज 16, 16:1, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो हमने क्या किया, अगर याद होता, ये ओरल क्वेश्चन था, क्यों ओरल था, इफ यू रिमेंबर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, तो y कांस्टेंट है, मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्क्वायर, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू f/a, फोर्स कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, a इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्क्वायर, मतलब 1/r स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 1/r⁴, मतलब r2/r1⁴, मतलब 2⁴, 16:1, करेक्ट, क्लियर होगा, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। यू मे नॉट वांट टू गो दैट फास्ट, इट्स ओके, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। द compressibility 1/bulk modulus of water, what does compressibility tells you, by the way, कल मैंने बताया था compressibility का फिजिकल मीनिंग बताया था मैंने, हाउ मच इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, मैंने 1 पास्कल से अगर प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ उस मटेरियल के लिए, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। सो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर मतलब 1/bulk modulus is 6 into 10⁻⁻10। if 1 liter is how much in meter cube, 1 liter is how much in meter cube, easy है, it is 10⁻³ meter cube, it is 10⁻+3 centimeter cube, 1 liter 10⁻³ meter cube होता है ये, right। So if 1 liter of water is subjected to a pressure of 4 into 10⁻⁷, the decrease in its volume is dV, फाइंड करना है, इजी है ना। You have bulk modulus from here, so by the way what is bulk modulus, you already know what is bulk modulus, अरे अभी तो पता है, डेल्टा पी, यस, अपॉन अपॉन, हाँ मतलब v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v, करेक्ट। क्या फाइंड करना है, डेल्टा v, delta v is equal to v delta p by b, 1/b is 6 into 10⁻⁻10, v is 10⁻³ meter cube, delta p is 4 into 10⁻⁷, हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि 6 into 4, बाकी तो सब पावर का एडजस्टमेंट है, बाकी टोटल पावर का एडजस्टमेंट है, सी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो आपका आया डेल्टा वी,
ये आया 24 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब. 1 मीटर इज 10⁻2 सेंटीमीटर, है ना. तो 24 इंटू 10⁻6 10⁻2 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 6 माइनस 6 आंसर 24 सीसी. या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लिख दो, वो भी चलेगा, राइट. तो अप टू यू इफ यू वांट टू डू विच वे. तो ऑप्शन नंबर बी आएगा करेक्ट. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Oh, excellent. I like this question. A metallic wire of length L1 and area of cross section A is attached to a rigid support. Another metallic wire of length L2 and of the same cross sectional area is attached to the free end of the first wire. A body of mass m is then suspended from the free end of the second wire. If y1 and y2 are the Young's moduli of the wires respectively, the effective force constant of the system is. Excellent question. मुझे बहुत पसंद आता है ये, because there's something new to this. You have a wire of length L1 मान लो, then इसके फ्री एंड पे आपने दूसरा वायर लगा दिया of the same cross section but length L2. Okay, so this length is L2, this length is L1. Young's modulus of first is y1, that of second is y2. एरिया दोनों का सेम है. इसके नीचे आपने एक बॉडी लगाया है ऑफ मास m. So you have connected this over here, mass m. What is the effective force constant of the system? पहले वायर का फोर्स कांस्टेंट होगा k1, दूसरे वायर का फोर्स कांस्टेंट होगा k2. पहला तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कांस्टेंट क्या होता है. मैंने अभी भी बताया था फोर्स कांस्टेंट क्या होता है. फोर्स कांस्टेंट फोर्स अपॉन एलोंगेशन. व्हाट इज दिस? y into a by length. वेरी गुड, करेक्ट. अब ये दोनों वायर्स है सीरीज में. व्हेन डू यू से सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन डू यू से पैरेलल कॉम्बिनेशन? फॉर्मूला नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हो? हाँ, दैट इज एग्जैक्टली. इन दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही एंड कॉमन है. दोनों कॉमन कर दी तो दैट इज पैरेलल. आपको ये बताना चाहिए वायर्स इन सीरीज बिहेव, मतलब फॉर्मूला वाइज बिहेव as if resistance is in parallel. So for series combination of wires of strings या फिर wires या फिर springs, 1 upon k equivalent is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2, right? मतलब ये मैं यहां से लिख सकता था 1 by k is equal to L upon y a या ay. ठीक है, गुड. देन यस, आगे क्या करेंगे इसके आगे? what you want to do after this is 1 by k equivalent is equal to k1. एरिया दोनों का सेम है, लेंथ दोनों का सेम नहीं है, y दोनों का सेम नहीं है. 1 upon k1 is L1 upon a y1 plus L2 upon a y2.
1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज 1 बाई ए, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक टू कीप दैट देयर। फिर L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Y2 L1 प्लस Y1 L2, है ना, Y2 L1 प्लस Y1 L2, मतलब ये दो तो नहीं आएंगे अब ऑप्शन, अपॉन Y1 इंटू Y2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई। कहीं भी 2 दिख रहा है कि हमको 2 है क्या, नहीं है, फिर खत्म, ऑप्शन सी। तो हो गया सॉल्व। तो के इक्विवेलेंट इक्वल टू Y1 इंटू Y2 इंटू ए अपॉन Y2 L1 प्लस Y1 L2, ऑप्शन नंबर सी। क्या बताना चाहिए, फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, क्योंकि आंसर में वैसा दिया हुआ है और डेटा में भी बताया है कि Y1 Y2 दिस आर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर्स, मतलब दोनों मटेरियल अलग है बेसिकली, राइट। देन व्हाट एल्स यू शुड नो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स, राइट। हो गया सॉल्व, खत्म। हाँ, ये बोल रहा था मैं, दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई रियली लाइक। सिंपल है बट ऑप्शंस देख के क्वेश्चन पढ़ के डर जाते हैं। 4 identical hollow cylindrical columns support a big structure of mass m. The inner and the outer outer radii of column are R1 and R2 respectively. Assuming the load distribution to be uniform, the compressional strain on each column is, ये टेबल की बात चल रही है, यही टेबल है वहां पे, ये चार है ना, इसको चार टांगे हैं, इसको चार कॉलम है, राइट। तो दे आर टेलिंग यू दैट you have this kind of structure, this kind of structure over here with 4, I mean ये एक ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं, but this has inner रेडाई, हॉलो है ना, तो हॉलो है मतलब ऐसा है कि जो भी मटेरियल होगा वो यहाँ पे होगा, दिस इज फिल्ड, अंदर से फोकल है खाली, सो ऑल द मटेरियल लाइज हियर इन दिस सेक्शन, ओके। तो समझ लेना वो, और इसका रेडियस है R1 एंड इसका रेडियस यहाँ पे है R2, और ऐसे आपके पास 4 कॉलम्स है। नो 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 नो, दो क्यों प्रिंट हो रहा है, गुड, ओके। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली इजी है, तो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू डू इट, ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड, नहीं तो ये सब ड्राइंग की जरूरत नहीं है। अब ये टेबल के 4 लेग्स है और इसके ऊपर एक टेबल टॉप है जिसका मास है m, तो ये टेबल टॉप का लोड है, टोटल मास है m, राइट, गुड। उन्होंने बोला है कि ये जो मास है m, ये चारों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर एक कॉलम पे कितना लोड हो गया फिर, mg/4, करेक्ट, हर एक पे, गुड। हर एक का एरिया कितना हुआ कॉलम का, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस में हमको ए आता है कहीं पे, F/A, व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लाइक वेयर यू हैव मटेरियल, थोड़ा सा गलत कर, कहाँ पे स्क्वायर, area effective area of each column is
आउटर माइनस इनर, मतलब पाई R2 square minus pi R1. Very good. So this is how you should be telling me. R2 minus R1 bracket square is not equal to R2 square minus R1 square. Okay, right, correct. तो सबसे पहले तो R2 minus R1 square आएगा. आपको पूछा है कंप्रेशनल स्ट्रेन, मतलब डेल्टा L बाय L फाइंड करना है. मतलब मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा ये है स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन. मुझे स्ट्रेन फाइंड करना है तो मैं फॉर्मूला क्यों सब्स्टिट्यूट करूं? नहीं करने वाले. स्ट्रेन इज इक्वल टू F अपॉन ए वाई. व्हाट इज फोर्स ऑन ईच? क्योंकि क्या बोला है, कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑन ईच कॉलम that is mg by 4 Young's modulus y, and अभी वो लिखा एरिया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. है क्या mg by 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, mg by 4 पाई y R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे नथिंग. स्ट्रेन, कंप्रेशनल स्ट्रेन क्यों? अरे वो कंप्रेस होगा, आपने ऊपर से उसको लोड दिया तो कंप्रेस होगा, इसलिए कंप्रेशनल स्ट्रेन. राइट, इज इट क्लियर? सिंपल था. वो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कैसे है पता है? यस यस, गुड. कुछ मिस नहीं किया ना? करेक्ट है. If the work done in stretching a wire by 1 mm is 2 joules, the work necessary for stretching another wire of the same material but with double radius of cross section and half the length by 1 mm again is. घुमा घुमा के बोला है डेल्टा एल कांस्टेंट है या y कांस्टेंट है, वो फालतू का बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको. y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल. क्या फाइंड करना है आपको? क्या फाइंड करना है? वर्क डन रिक्वायर्ड. करेक्ट. तो सबसे पहले वर्क डन का तो जो भी फॉर्मूला है आपको पता है, क्या है? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. करेक्ट. तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अभी देखो आपको दिख रहा है यहाँ से क्या दिख रहा है? ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि डेल्टा L1 डेल्टा L2 की वैल्यू सेम है, FL by A. राइट. तो what I want you to do is you need to find out what is the relation of work done with other parameters that are given to you and find a value for me, please. I already gave you a hint on how to solve this. You were just supposed to look at this formula. मैंने ऑलरेडी बताया आपको. क्या करेंगे? क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? क्या क्या कांस्टेंट है बताओ? यंग्स मॉडुलस. और क्या कांस्टेंट है? डेल्टा एल. और क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है और बताओ? If the work done in stretching a wire, ऐसा बोला है, तो can I write this formula as, okay, y constant डेल्टा एल कांस्टेंट. तो मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल. लिख सकते हैं. आर स्क्वायर बाई एल लिख सकते हैं. वर्क डन क्या होता है? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. बराबर. तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, क्योंकि एक्सटेंशन भी कांस्टेंट ही है ना. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एल भी है. मतलब वर्क डन 2 अपॉन वर्क डन 1 is R2 by R1 bracket square L1 by L2. करेक्ट. राइट. तो
What is R2 by R1? 2. 2 square is 4. What is L1 by L2? 2. मतलब W2 in short is 4 into 2 into W1. 8 into W1 कितना है, मतलब कितना आया, 16 जूल, राइट। तो इजी था। यू डिड नॉट मल्टीप्लाई विथ W1, इसलिए प्रॉब्लम है। If you don't multiply with W1, then you will write down the ratio of W2 by W1. Okay, 8 joule is ratio, not the value. The average depth of Indian Ocean is about 3000 meter. Average depth 3000 meter है. The fractional compression delta V by V of water at the bottom of the ocean is given bulk modulus. What is bulk modulus? बताओ, पता है आपको? Upon करेक्ट। तो हमको पूछा क्या है, डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा पी बाई बी, डेल्टा पी इज एच रो जी, मैंने पहले बताया आपको, एच रो जी अपॉन बी, व्हाट इज एच 3000 मीटर, व्हाट इज रो 10 पावर 3 क्योंकि वाटर है, व्हाट इज जी 10, प्रिंट नहीं हुआ लेकिन 10 है मान लो, बी की वैल्यू कितनी है 2.2 इंटू 10 पावर 9, ऊपर ये आपका 10 पावर 7, नीचे आपका 10 पावर 9, मतलब 100 बचने वाला है नीचे। परसेंटेज बोला है तो परसेंटेज करो, मतलब डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा फिर तो, ये डेल्टा वी बाई वी आ गया। तो अगर आप परसेंटेज चेंज बोलोगे तो जस्ट 3/2.2, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 ये है 3/2.2, ये 10 पावर 7 अपॉन 10 पावर 9, और परसेंटेज के लिए और मल्टीप्लाई किया 100 से, ये कैंसल, कोई भी बता देगा कि 3/2.2 इज ग्रेटर देन 1। हाँ तो फिर आप बस क्या करना है, कैलकुलेशन तो करने हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1.36 आता है वो। डेल्टा पी को HROG, व्हाट इज प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ डेप्थ h, HROG वही ना, P2 माइनस P1, लेकिन P1 कुछ नहीं बोला है क्या पहले, एटमॉस्फेयर में नहीं था या नहीं था, इसलिए डायरेक्टली ऐसा लेंगे, ठीक है, समझा ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a square lead slab of side 50 centimeter, thickness 10 centimeter is subjected to shear force on its narrow face, okay, of 9 to 10 per 4 Newton. The lower edge is riveted to the floor. How much the upper edge will be displaced? देखो, it's a simple thing, but you have to understand the question first. Square lead slab, स्क्वायर लीड स्लैब मतलब बेसिकली क्या है तो वही क्यूब जो मैंने कल आपको बताया था, सिर्फ उसका फेस जो है, मतलब इट इज एक्चुअली नॉट अ क्यूब बट बोल सकते हो पैरेललोपिपेड। ऐसा हमारे पास एक स्लैब है, मान लो, और व्हाट डू यू मीन बाय रिवेटेड, इट्स लोअर एज इज रिवेटेड, मतलब फिक्स्ड करना, लोअर एज को चिपका के रखा है नीचे, तो रिवेटेड का मतलब पता होना चाहिए। एंड पार्डन मी इफ आई एम नॉट ड्राइंग दिस प्रॉपर्ली बिकॉज आई डोंट रियली केयर कि कैसा ड्रॉ हो रहा है और कैसा नहीं हो रहा है, वी आर इंटरेस्टेड मोर इन फिजिक्स एंड नॉट दिस ड्राइंग थिंग, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। गुड, देन ऐसा है दैट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स over here, a square lead slab of 50 centimeter and thickness 10 centimeter, तो थिकनेस कितना है वो पता है और साइड कितना है वो पता है आपको,
फोर्स कितना लगाया वो भी पता है। तो नीचे का जो था वो रिवेटेड है, चिपकाया हुआ है। तो हाउ मच द अपर फेस विल बी डिस्प्लेस्ड, मतलब ये आपको ए डैश पूछा है। मान लो दिस इज बी हियर, दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो ए डैश पूछा है आपको, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी थीटा इज एफ बाई ए थीटा, याद होगा तो एफ बाई ए tan थीटा, यही था ना? नहीं तो बता देता हूं मैं, कोई बात नहीं। टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, बराबर, बराबर है क्या? व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी? shear stress अपॉन shear strain। shear stress क्या है? टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। shear strain क्या होता है? क्या होता है shear strain? tan थीटा होता है, लेकिन कल ही तो बताया, कहां से आया? हाँ, लेकिन मतलब displacement of any layer would upon its distance from the fixed layer। हमको क्या चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा था कि ये ए डैश को आप हमेशा ही डेल्टा एल बोल दिया करो। तो मतलब ऐसा है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये सीधा सीधा यंग मॉड्यूलस ही बन गया फिर तो, है ना? सेम है। इफ आई राइट दिस एज एफ टी बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, ये यंग मॉड्यूलस ही है, तो सेम ही है बेसिकली। तुमको क्या फाइंड करना है? डेल्टा एल फाइंड करना है, तो कर लो मैनेज। डेल्टा एल फाइंड करना है तो यू जस्ट हैव टू मेक दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, ये आ गया एफ अपॉन ए ईटा, और यहां पे आ गया एल, राइट, करेक्ट, क्लियर, गुड। तो फोर्स कितना दिया है? 9 इंटू 10⁴। लेंथ की वैल्यू क्या लोगे? स्क्वायर स्लैब है 50, नहीं लेंथ पूछा मैंने सिर्फ 50 सेंटीमीटर लेंथ। लेंथ क्या लोगे? व्हाट इज स्क्वायर स्लैब, पहले ये बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर स्लैब? व्हाट इज स्क्वायर स्लैब ऑफ थिकनेस? थिकनेस अलग दिया हुआ है। स्क्वायर lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter, what do you mean by that? ये फ्रंट फेस, ये 50 है, ये 50 है। स्क्वायर दिखता है ना आपको? स्क्वायर दिखता है मतलब क्या? फ्रंट फेस स्क्वायर है। थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर। मतलब मैं इसलिए बोल रहा था कि ड्राइंग पे डू नॉट गो, माय ड्राइंग इज पैथेटिक, मुझे पता है ये सब। तो व्हाट आई कैन से इज, ये जो है ना, मैंने ये यहां पे रखना चाहिए ऐसा। ओके, अभी समझेगा, समझ में आ रहा है क्या अभी? फ्रंट फेस स्क्वायर है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, विड्थ, बराबर बोल रहा हूं ना? लेंथ और ब्रेड्थ सेम है ना? ब्रेड्थ क्या होता है? हाँ, तो वो रेक्टेंगल ही है वो। स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 एंड थिकनेस 10। अगर सब साइड सेम हो तो थिकनेस 10 भी बोलते, तो उसको भी 50 बोलते ना फिर। You have to understand this is 50, this is 50 and this is 10। स्क्वायर, फिर उसको स्क्वायर क्यों बोलते? उसको क्यूबिकल बॉक्स ही बोल देते ना फिर, क्यूबिकल स्लैब, क्यूब, राइट। तो ये है कि जो इसका ब्रेड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, और दिस इज 50 एंड 50, वन साइड इज 10। कहां पे अप्लाई कर रहे हो आप? यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। A square lead slab of 50 centimeter thickness 10 centimeter is subject to shearing force on its narrow face। narrow मतलब छोटा वाला फेस। तो ये तो बोलते हैं वो फ्रंट से ऐसा अप्लाई किया या बैक से अप्लाई किया। नैरो फेस पे मतलब साइड से किया है। तो जो छोटा फेस है
उस पे फोर्स अप्लाई किया है हमने। इज इट क्लियर? है ना? पक्का? सो देन लेंथ is what? Length is this and this is 50 and not 10. 50 सेंटीमीटर मीटर में। मैं ये भी नहीं करता, मुझे पसंद नहीं ये करना। I'll write down L only. क्यों समझेगा? अपॉन एरिया, किसका एरिया? जिस फेस पे फोर्स लगाया है। आपने फ्रंट फेस पे लगाया क्या फोर्स? नहीं। बैक पे लगाया क्या? नहीं। साइड से लगाया है, तो साइड का क्या है एरिया? L इंटू डेल्टा एल, है ना? एल और डेल्टा एल का मल्टीप्लिकेशन, डेल्टा एल इज 10, बराबर? नहीं, ध्यान ध्यान, 50 इंटू 10 एग्जैक्टली। तो अगर आपको 50 लिखना है 50 लिखो, मैं अलग नोटेशन यूज करता हूं। तो 50 इंटू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। समझा ये एरिया? पक्का? देन देन क्या बचा? ईटा। ईटा की वैल्यू दी है क्या? राइट, कितनी? 5.6 इंटू 10 पावर माइनस 9। कैंसल कैंसल, राइट। 9 बाय 5.6 आंसर हो गया, खत्म। यहाँ पे 10 पावर 4, 10 पावर 4 नीचे 10 पावर माइनस 10 है, ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस होगा, बराबर? है ना? करेक्ट? बताओ बताओ, आई एम आस्किंग यू। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं देना है एग्जाम। ये देखो, नीचे जो है +9 होना चाहिए 10 पावर। ध्यान दो, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दो। ये नॉर्मल मिस्टेक्स है जो होती है यहाँ पे। 10 पावर माइनस 9 1 अपॉन मॉडुलस होता है। कंप्रेसिबिलिटी में था क्या 10 पावर माइनस 10? यंग्स मॉडुलस के, बल्क मॉडुलस के या रिजिडिटी के कितने भी क्वेश्चन लोगे, 10 पावर 9, 10 पावर 9, कहाँ है वैल्यू? ये 10 पावर माइनस 10, ये 1 अपॉन मॉडुलस है। तो कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान दो, ये और ये कैंसल हो गया। नीचे 10 पावर 10 में से 2 गया, 10 पावर माइनस 8, ये ऊपर गया 4 माइनस 8 कितना होता है? 10 पावर माइनस 4 होता है। -4 है, वो -4 है, -4 है। 9 अपॉन 5.6 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग होता है ना? और आंसर में सब 1616 है, मतलब डेफिनेटली 1.6 इंटू 10 पावर -4, ये मीटर में है हमारे पास। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं 10 पावर -4 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में कैसे ला सकते हैं? 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -3 मीटर। ये कितना है? ये 1 mm है, और ये आपका पॉइंट शिफ्ट करेगा 0.16 mm। है क्या mm में आंसर? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट? राइट। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, राइट? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? दिस इज अ स्क्वायर स्लैब विथ फ्रंट एंड बैक फेस स्क्वायर एंड द साइड फेस रेक्टेंगल, नैरो फेस है। फोर्स अप्लाई कर रहे हो नैरो फेस पे, तो एरिया नैरो फेस का लिया जाएगा। यू कैन नॉट टेक 50 into 50 सेंटीमीटर स्क्वायर because you're applying force tangentially to the narrow face. The area of cross section of steel wire is 0.1 cm square and Young's modulus is 2. देखो वापस 10 पर 11 आ गया, राइट? +11 है, मतलब मॉड्यूलस है, 1 अपॉन मॉड्यूलस नहीं है ये। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ, मतलब डेल्टा एल बाय एल इनटू 100, दैट इज 0.1 बोला हुआ है। दिस इज 0.1%। परसेंट नहीं चाहिए अगर आपको, तो यू कैन जस्ट से डेल्टा एल बाय एल एज 0.1 बाय 100, मतलब 10 पावर -3। तो फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स पूछा है, यंग मॉड्यूलस दिया है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है आपको। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए आपको दिया है
0.1 10⁻⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, मतलब कितना स्क्वायर करना भूलना नहीं है यहाँ पे, मतलब कितना आ गया ये -5 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो what is why this is FL upon A delta L? I would like to write it like F by A delta L by L. Y की वैल्यू 2 into 10⁻11, F की वैल्यू पूछी है, A 10⁻⁻5 है, डेल्टा L by L 10⁻⁻3 है। तो ये आ गया आपका F इक्वल टू ये 10⁻⁸ वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 2 into 10⁻11 into 10⁻⁸, तो 2000 न्यूटन का फोर्स है ये, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट, राइट। सो a steel wire of length 4.5 meter and cross sectional area 310⁻⁵ meter square stretches by same amount as that of a copper wire, stretches by same amount, delta L for steel and copper are same, right? Length of steel wire 4.5, area of cross section of steel wire 3 into 10⁻⁵, ऐसा यूनिट सी चल रहा है हमारा। Length of copper wire is 3.5 and cross sectional area of copper wire is 4 into 10⁻⁵. Definitely we are in SI system of units, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। Then under a given load, मतलब F constant, the ratio of Young's modulus of steel to that of copper is, Y is FL by A delta L, F और डेल्टा L कांस्टेंट, तो Y steel upon Y copper is simply S steel L steel by L copper, A copper by A steel, खत्म। तो ये करना है और क्या, नथिंग, जोक। 4.5 by 3.5, 4 into 10⁻⁻5 by 3 into 10⁻⁻5, कैंसल। 45 by 35, 5 का फैक्टर 5 9 जा 5 7 जा, ये 1 जा ये 3 जा, 12 by 7, 12 by 7 is how much, 12 by 7 is how much, 1.7, joke, simple question. So these are really good questions, simple and good. A sphere contracts in volume by 0.01, मतलब अभी डायरेक्टली पता होना चाहिए, 10⁻⁻4, 0.1% is 10⁻⁻3, तो 0.01 is 10⁻⁻4, 1% is 10⁻⁻2, 10% is 10⁻⁻1, fast, right? When taken to top to bottom of a sea of 1 kilometer depth is 1000 meters, bulk modulus is given by B पूछा है, right? So अभी तो किए इतने सारे questions, we have solved a lot of questions on this, H rho G upon delta V by P। हाँ, तो हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला, बल्क मॉडुलस ही बोला है, तो डालो H की वैल्यू 10⁻3, रो की वैल्यू 10⁻3, G की वैल्यू 10⁻1, G is 10, ओके, अपॉन डेल्टा V by V is 10⁻⁻4, हो गया सॉल्व। 10⁻7 और नीचे 10⁻, G की वैल्यू 9.8 लो, G की वैल्यू 9.8 लो। हाउ डू आई नो, ऑप्शन देख के मुझे पता लगा, ऑप्शंस में देख के पता लगा कि 9.8 होगा, नीचे 10⁻⁻4 है, ऊपर 10⁻6 है, नीचे 10⁻4 है, तो 9.8 into 10⁻+10, ऑप्शन नंबर बी, खत्म, करेक्ट, करेक्ट, सो इजी। A metal cube of side 10 centimeter is subjected to a shearing stress
of 10 per 4 Newton per meter square. The modulus of rigidity if the top of the cube is displaced by 0.05 centimeter with respect to the bottom is. वही क्वेश्चन है. Metal cube of side cube मतलब आप safely you can write down length as breadth and everything as 10. This is 10 per minus 1 meter by the way. Shearing stress मतलब force per unit area. Tangential shearing stress 10 power 4 Newton per meter square. Modulus of rigidity find करना है if the cube is displaced by मतलब डेल्टा L की वैल्यू दी है 0.05 सेंटीमीटर मतलब मीटर में. करेक्ट. What is the modulus of rigidity? Eta is equal to Ft by A delta L by L. Ft by A is 10 power 4. Delta L is 5 into 10 power minus 4. 5 into 10 power minus 4 upon L is 10 power minus 1. तो हो गया सॉल्व. व्हाट इज 1 by 5? 0.2. 10 पावर माइनस 4 और ऊपर जाएगा प्लस 4 8 और ये ऊपर आएगा माइनस 1 10 पावर प्लस 7 बराबर. करेक्ट. तो है क्या ऐसा आंसर 2 into 10 power 6 ऑप्शन नंबर है. फर्स्ट easy question. Newton per meter square of course. A copper wire of length to 2.4 meter, steel wire of length 1.6 meter, both having the same diameter are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.7 mm. The load applied is. This is something different, something good. So I'll give you 3 minutes to solve this question. Copper wire of length 2.4 meter. Yes. Steel wire of length 1.6 meter. Both having equal diameter. मतलब diameter constant मतलब radius constant मतलब area constant. Right? Good. When stretched by a load मतलब force constant. जब फोर्स और एरिया कांस्टेंट तो स्ट्रेस कांस्टेंट बराबर ना. स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया तो ये भी कांस्टेंट. क्लियर. देन व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड द नेट elongation इज फाउंड टू बी मतलब elongation ऑफ कॉपर प्लस elongation ऑफ स्टील दैट इज 0.7 mm which is 7 into 10 power minus 4 meter. राइट. अभी लोड कितना है वो पूछा है. द लोड अप्लाइड इज लोड अप्लाइड इज हैव दे. ठीक है. लोड अप्लाइड देखते हैं बाद में हम लोग कर लेंगे वो भी. बाय द वे सबसे पहले यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस कांस्टेंट है मतलब यंग्स मॉडुलस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्ट्रेन. मतलब y for copper by y for steel is strain for steel upon strain for copper. What is strain for steel? Delta L by L. This is delta LC by LC copper के लिए. करेक्ट है. क्यों कर रहा हूं समझेगा. This ratio 1.2 into 10 power 11 2 into 10 power 11 delta ls upon delta lc lc by ls. lc की वैल्यू भी पता है. what is lc? 2.4. what is ls is 1.6. 3 जा 2 जा cancel 2 1 जा 2 0.6 जा बराबर. या तो 2 2 भी कैंसिल कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे को. इट्स सिंपल. इफ यू वांट टू डू दिस ये और ये भी गए. 1 जा 0.4 जा बराबर.
तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको, डेल्टा एल एस बाई डेल्टा एल सी इज इक्वल टू 0.4, मतलब डेल्टा एल एस इज 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल सी। ये उठा के आप, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पे डाल दोगे, फिर वो सॉल्व करोगे, फिर वहां से आपको दोनों में से एक वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा एल सी की या डेल्टा एल एस की। यू हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स यू कैन सॉल्व, you should know this. Two equations and two unknowns can be solved. Okay, so you can solve. तो डेल्टा एल सी की वैल्यू आपको जो कुछ भी मिलेगी, कैलकुलेशन आपको करना है, आई एम नॉट डूइंग इट। हमको क्या पूछा था, हमको पूछा है लोड, लोड मतलब एफ, मतलब आपको यंग मॉडल्स तो दिया ही होगा, कॉपर का दिया है ना, फोर्स दोनों पे सेम है तो एफ लिखता हूं, कॉपर वायर का लेंथ भी दिया है, कॉपर वायर का एरिया भी निकाल सकते हैं क्योंकि डायमीटर दिया है, बराबर। कॉपर वायर का डेल्टा एल सी मैंने अभी अभी फाइंड किया है, तो आप एफ इज इक्वल टू वाई सी ए सी डेल्टा एल सी बाई एल सी करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, आ गया, राइट। तो कैलकुलेशंस आई एम लिविंग फॉर यू, खुद करना है आपको। मेरा कैलकुलेशन कहाँ गलत हुआ होगा तो पार्डन मी, यू जस्ट हैव टू चेक फॉर योरसेल्फ इफ दैट इज राइट और नॉट, खुद करो कैलकुलेशंस। The edge of an aluminum cube is 10 centimeter long. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The vertical deflection of the face of the cube is good. अच्छा क्वेश्चन है, you have a vertical wall, मान लो, then you have a aluminium cube, an aluminium cube, something like this। इसका आपको सारा का सारा डेटा दिया हुआ है, क्योंकि लेंथ दिया है मतलब ये क्यूब है तो ब्रेड्थ और विड्थ सब सेम ही होगा, तो ऐसा है। आपने इसको यहाँ पे चिपका दिया, बोला फॉर्मली फिक्स्ड, दूसरे एंड पे, अपोजिट एंड पे, मतलब इस फेस पे आपने एक मास लगा दिया, कितना, 100 kg, मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा, कितना, m इंटू जी, मतलब कितना, 1000 न्यूटन का टेंजेंशियल फोर्स आ गया। एरिया तो मिल ही जाएगा, क्यों मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 पर माइनस वन इंटू 10 पर माइनस वन मीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर इज 10 पर माइनस वन मीटर, तो 10 पर माइनस 2 मीटर स्क्वायर का फेस आ गया ये एरिया, दिस एरिया इज ए, राइट। उसके बाद आपको शेयर मॉड्यूलस मतलब ईटा की वैल्यू दी हुई है 25 जीपीए, व्हाट इज जी, गीगा, 10 पावर 9, स्मॉल जी दिया हुआ है वो तो हमने यूज कर ही लिया है वैसे भी। वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब वापस से आपको डेल्टा एल पूछा है, क्योंकि क्या होगा, इट विल बी जस्ट लिटिल बिट बेंडिंग होगा इसका, तो मैं इतना ही दिखा रहा हूं, मैं बाकी सब नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, पूरा क्यूब नीचे आएगा वैसे, तो सिर्फ मतलब आपको पूछा वही है, यही पूछा है डेल्टा एल, सिर्फ पहले हम लोग ऊपर के फेस पे अप्लाई करते थे, अभी साइड फेस पे अप्लाई किया, डेल्टा एल ही तो पूछा है, कुछ नहीं है और। तो एटा क्या था, एफ टी बाई ए अपॉन डेल्टा एल इंटू एल, तो डेल्टा एल पूछा है आपको, दैट्स इट। फिर अगर आपको चाहिए तो आप बनाओ फॉर्मूला, डेल्टा एल इंटू ए, so what will be delta L will be F tangential force L upon A times of eta। समझा क्या क्वेश्चन, पक्का। तो डिफ्लेक्शन मतलब you just have to find out that
शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट जिसको आप बोल रहे थे। Ft कितना है 10 पावर 3 न्यूटन। लेंथ कितना है 10 पावर माइनस 1 मीटर। ए कितना है 10 पावर माइनस 2। ईटा कितना है 25 इंटू 10 पावर 9, 10 पावर 9। तो जस्ट सॉल्व करो। वैसे भी 10 पावर 10 पावर माइनस प्लस 2 ऊपर, -7 नीचे, तो +9 होगा। +2 -7 9, 1/25, 1/25। या फिर ऐसा करो, इसको ज्यादा सोचना नहीं है अगर, तो 1/25, 10 पावर 2, 10 पावर 7, क्योंकि 1 जा 4 जा 4 इंटू 10 पावर 7, राइट, करेक्ट है ना। माइनस होगा, गुड। +7 नीचे था, ऊपर जाके माइनस होगा। 10 पावर 2 -7, 10 पावर -5 होगा ऊपर। तो इसको लिखो 1/25, 10 पावर -5, करेक्ट, सही है अभी। अरे सही है, करेक्ट है। क्या करोगे इसको फिर, क्या लिखोगे अब। मैं 100 एडजस्ट कर लेता हूं, कितना आया 1 जा 4 जा 4 इंटू 10 पावर, नहीं है लेकिन ऑप्शन में, फिर क्या करें अब, नहीं, -2 होगा। एडजस्टमेंट कैसे करते हो, 10 पर +2 और -2 एडजस्ट होता है ना। तो क्या आया आंसर, फाइनल आंसर क्या आया 7, राइट। एडजस्टमेंट, पावर के एडजस्टमेंट में ध्यान देना, नहीं तो गलती हुई। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, और 15 किलोग्राम मास फास्टेंड, मतलब चिपकाया हुआ है, टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ, ओरिजिनल लेंथ 1, is whirled in a vertical circle with angular velocity 2 revolutions per second, that is 2 rps basically, at the bottom of circle, मतलब bottom of circle पे स्पीड दिया है आपका ये, ओके। बाय द वे 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये ओमेगा होता है या एन होता है, एन होता है। 2 आरपीएस वो रेडियन पर सेकेंड होता है ना। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 0.05, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कितना हो गया, -4, और इसका 2 ऑलरेडी था। elongation in the wire when the mass is at lowest point in its path is डेल्टा एल, आपको पूछा है। गुड, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कैसे करोगे सॉल्व। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स है, mg, और कौन सा है mr ओमेगा स्क्वायर, राइट, वैसा ही होता है। फिर आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। एनीवेज, देखो ऐसा है ना, आपको इक्वेशंस याद रखने भी है और समझना भी है। मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको घुमा रहा हूँ, रस्सी से बांधा हुआ है। इलॉन्गेशन कौन प्रोड्यूस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एट एनी पॉइंट विच इज द ऑब्जेक्ट, विच इज द फोर्स पॉइंटिंग आउटवर्ड्स,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वॉशिंग मशीन में कपड़े कभी ड्राई किए हैं क्या? क्यों होता है ड्राई? सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं उसको, क्योंकि जब वो घूमेगा तो कपड़ों पे एक आउटवर्ड फोर्स होता है और वो होल्स में से, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स कैन गो आउट, तो दे गो आउट। तो यहाँ पे भी वही केस है दैट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन the force on that ball will be mg, not mg at every point but downward जब होगा तो mg plus mr omega square, that is the total force। तो elongation प्रोड्यूस करना है, सब कुछ तो दिया हुआ है, क्या करेंगे? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला F L A डेल्टा L, डेल्टा L चाहिए, डेल्टा L चाहिए, F L A Y। What is total force at lowest point? mg plus mr omega square into L upon a y। फाइंड करो व्हाट इज mg। मास दिया है क्या? 15, तो 150 न्यूटन, क्योंकि जी के रिटर्न है। mr ओमेगा स्क्वायर, r r इस केस में होगा लेंथ ऑफ वायर, r 15 into 1 into omega is 2 pi times of n square। 15 2 pi, n की वैल्यू कितनी दी हुई है? n की वैल्यू 2 दी हुई है, 4 pi, इसका स्क्वायर 16 into 15 पाई स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो। तो कैलकुलेशंस आई एम लीविंग इट ऑन टू यू, देयर इज नो डाउट अबाउट द क्वेश्चन, द सॉल्यूशन इज दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू, ऐसा ही है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में खिचड़ी नहीं बनाना, फोर्स अलग से निकाल लेना, बाद में फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स सब्स्टिट्यूट करना, तो यू कैन से दैट फोर्स एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कर लो, एक से वैल्यू निकाल लो एंड देन सब्स्टिट्यूट देयर, सो इट विल बी नॉट अ मेस, राइट? समझा है क्या क्वेश्चन? आकांक्षा doesn't seem to be satisfied with the, क्योंकि क्या होता है, गड़बड़ कहाँ होती है? आप बोलते हो at lowest point tension is here, right, and mg is downwards, तो बोलते हो T minus mg gives centripetal force, है ना, mr ओमेगा स्क्वायर, बराबर, राइट? तो T is equal to mg plus mr ओमेगा स्क्वायर, बराबर। हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने, कहाँ कुछ अलग लिखा है मैंने, वही तो लिखा है। T ऊपर, mg और mr ओमेगा स्क्वायर नीचे, तो एक ही बात है। आप बोल सकते हो कि द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन माइनस mg गिव्स यू नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या बोल सकते हो टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, है ही नहीं कंफ्यूजन, एक ही चीज है, राइट? सिर्फ वायर इलोंगेट क्यों होगा? वायर इलोंगेट क्यों होगा? क्योंकि दो फोर्स बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स है, तो अगर आउटवर्ड्स है तो वायर का लेंथ जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इट विल elongate because of centrifugal force of course, but mg also because you are at the bottommost point, lowest point। are you satisfied with the explanation? पक्का? कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, राइट? तो सिर्फ बॉटम लोवेस्ट पॉइंट पे, अपर मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा? व्हाट इज द elongation in the upper, at the uppermost point? T और mg है, T plus mg equal to mr ओमेगा। elongation मतलब आउटवर्ड फोर्स की बात हो रही है। There will be no elongation। क्यों नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स भी डाउनवर्ड्स है,
और बाय द वे अगर आपको याद होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने जब सिखाया था आपको तो मैंने बोला था ए पॉइंट पे हो क्या रहा है, ए पॉइंट पे टेंशन भी नीचे, mg भी नीचे, फिर आप बोलते हो दैट t प्लस mg गिव्स यू mr ओमेगा स्क्वायर, मतलब mv स्क्वायर बाय r बेसिकली, क्योंकि हमको वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। फिर बोलते हैं कि फॉर सर्कुलर मोशन मिनिमम टेंशन शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। आप टेंशन को जीरो कर देते हो, वहां पे करते हो ना। फिर उसके बाद mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mm कैंसिल, ऐसा लिखते हो आप, r इक्वल आर जी इक्वल टू बी स्क्वायर आता है। तो उस केस में देर इज एक्चुअली नो फोर्स विच विल बी इलोंगेटिंग, क्योंकि टेंशन हमने जीरो किया है, फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल इज बैलेंस्ड बाय mg, देयर इज नो एक्स्ट्रा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल ऊपर mg नीचे, फोर्सेस बैलेंस है, एक्स्ट्रा फोर्स तो है नहीं इलोंगेशन प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? गुड, we'll stop here